नमस्कार। बुकशेल्फ के इस एपिसोड में आज हम अब बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जो छोटी सी उम्र में बहुत कुछ करके गए, लेकिन इतना कुछ किया कि वो अभी तक और आने वाले कई वर्षों तक हमेशा ज़िंदा रहेंगे। भगत सिंह, आपने सुना ही होगा। 23 मार्च आने वाला है और हर 23 मार्च को शहादत दिवस हम मनाते हैं शहीद भगत सिंह का। बहुत काम हुआ है भगत सिंह पर, बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन आज हम जिस किताब की चर्चा कर रहे हैं वो अभी हाल में ही आई है, मेरे भगत सिंह। इसे लिखा है पंकज चतुर्वेदी ने। जाने माने पत्रकार रहे हैं, लेखक रहे हैं, बाल साहित्य में उन्होंने बहुत काम किया, पर्यावरण पे बहुत काम किया पंकज चतुर्वेदी ने। और ये जो मेरे भगत सिंह, पिछली बार आपको याद होगा कि हमने पंकज जी से बात की थी। इनकी एक किताब थी जवाहरलाल हाजिर हों। जवाहरलाल नेहरू की ज़िंदगी और ख़ास तौर से जेलों में बिताए गए उनके दिनों के बारे में बहुत विस्तार से लिखा था पंकज चतुर्वेदी ने। आज मेरे भगत सिंह किताब मेरे हाथ में है और मेरे भगत सिंह में पंकज चतुर्वेदी ने बहुत सारे ऐसे राज खोले हैं शहीद भगत सिंह के बारे में जो आमतौर पर लोगों को पता ही नहीं है। तो ये जो रिसर्च बेस्ड और दस्तावेजीकरण है, पंकज जी आपका एक तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, और दूसरे कि सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मेरे भगत सिंह जो आपने इतने रिसर्च के साथ लिखा और तमाम लोगों जो उन्होंने भगत सिंह के साथ जिन्होंने अपना वक्त बिताया उनका भी दस्तावेज़ आपने यहाँ पे पेश किया, उनके अनुभव आपने साझा किए, ख़ास तौर से उनके जो उनको जो प्रेरणा देने वाले उनके जो प्रधानाध्यापक थे या प्रिंसिपल थे जिस कॉलेज में भगत सिंह पढ़ते थे, उनके बारे में छबिलदास साहब शायद थे, तो उस बारे में भी लिखा है, यशपाल जी का, और यहाँ तक कि महात्मा गांधी और अंबेडकर का भी अनुभव आपने इसमें साझा किया है भगत सिंह के बारे में, वो क्या सोचते थे। तो इस किताब को लिखने के पीछे आज के दौर में आपको ये जो प्रेरणा मिली और क्या सोचा आपने कि क्यों लिखा जाए ये किताब? एक्चुअल का जब तय हो गया था कि भगत सिंह जी को फांसी होना है, तो उनके एक साथी कामरेड थे जितेंद्र सान्याल, जो लाहौर षड्यंत्र केस जिसमें भगत सिंह को फांसी हुई थी उसमें सह अभियुक्त थे। अच्छा। लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं दे पाई थी, तो उनको बरी कर दिया गया था। उस समय तय हो गया था कि भगत सिंह अब ज़्यादा दिन दुनिया में नहीं है। जितेंद्र सान्याल ने उनकी एक जीवनी लिखना शुरू की। उन्होंने उनकी जीवनी उस समय लिखी और फांसी के तत्काल बाद वो जीवनी छपी, और जैसे ही छपी उनके भाई उसकी कॉपीज़ लेकर बम्बई जा रहे थे, वो सभी कॉपीज जब्त कर ली गई और देशद्रोह के आरोप में जितेंद्र सान्याल को अदालत में पेश किया गया। जितेंद्र सान्याल से जज ने पूछा कि आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आप भगत सिंह की जीवनी लिखें। उस दौर में तो वो उनको आतंकी कहा जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें बोला कि इस देश में लाखों लोग हैं जो भगत सिंह के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लोग सैंडर्स हत्याकांड और असेंबली बम कांड, इससे आगे भगत सिंह को जानते ही नहीं है कि भगत सिंह वास्तव में बम नहीं है। और उन्होंने तो पूरा बम का दर्शन लिखा। हाँ। तो ये जो जितेंद्र सान्याल वाली बायोग्राफी है वो नेशनल बुक ट्रस्ट ने छापी है जी। और मैं अपने दौर में जब उसको एडिट कर रहा था तो वो बात मेरे दिमाग में थी। और आज भी जब मैं इस दौर में जाता हूँ तो बहुत सारे जुनूनी लोग भगत सिंह की टी शर्ट पहने रहते हैं, भगत सिंह की पगड़ी पहने रहते हैं, कई लोग हाथ में पिस्तौल लेके खुद को भगत सिंह बताते हैं। तो आज भी वही सवाल खड़ा हुआ है कि हम भगत सिंह को कितना जानते हैं। तो जब इस किताब को मैं प्लान कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं लोगों को बता सकूं कि भगत सिंह एक बच्चा भी था, भगत सिंह एक किशोर भी था, भगत सिंह एक युवा भी था, भगत सिंह एक क्रांतिकारी भी था, भगत सिंह एक लेखक भी था, भगत सिंह कॉमरेड भी था। भगत सिंह उस दौर में आज़ादी की लड़ाई की जो दो धाराएं चल रही थी, कांग्रेस की धारा और क्रांतिकारी धारा, उसमें कन्फ्लिक्ट के बावजूद कांग्रेस के लोगों के लिए भी सम्मान का प्रतीक था और क्रांतिकारियों को लिए तो था ही।
तो ये चीज हम कैसे उभार के लाएं, क्योंकि इतनी छोटी सी जिंदगी, वो छोटी सी जिंदगी का 3/4 हिस्सा जेल में चला गया, उनके बारे में क्या है। बिल्कुल। तो मेरे मन में आया कि उनके साथ के लोग, उनके साथ बचपन बिताने वाले, उनके साथ क्रांतिकारी, उन लोगों ने जो ओरिजिनल लिखा है जी, हम उसमें से कुछ हिस्सों को प्रस्तुत करें, जिससे भगत सिंह की मुकम्मल जीवनी, बायोग्राफी, वो उभर के आए और मालूम पड़ा कि भगत सिंह एक विलक्षण प्रतिभा के बावजूद एक उसमें सभी गुण आम आदमी वाले थे। गाना गाने के थे, फिल्म देखने का शौक था, पत्र लिखने का शौक था, जो एक उस दौर के 18 से 21 साल के युवा में होता है। बिल्कुल जी। दरअसल इसमें मैं एक पढ़ रहा था, यशपाल, प्रोफेसर यशपाल भी उनके क्लास फेलो थे, और उन्होंने भी दल में भी थे उस। हाँ, वो दल में भी थे। और प्रोफेसर यशपाल ने उनके पिताजी के भी बारे में, भगत सिंह के पिताजी के बारे में भी लिखा है अपनी किताब में। और ऐसा नहीं कि भगत सिंह कोई अचानक से पैदा हो गए। भगत सिंह के पिताजी ने वो संस्कार, वो विचार जो कहीं ना कहीं थे, कहीं ना कहीं उनको भगत सिंह के अंदर बचपन से वो चीज़ें आईं। और साथ ही कॉलेज में आने के बाद या स्कूल में आने के बाद जो उनके प्रिंसिपल थे, उन्होंने तो वैचारिक रूप से उनको पूरी तरह समृद्ध किया ही, और साथ ही उनका जो लिखने पढ़ने का शौक़ था, तमाम तरह की किताबें जो भगत सिंह पढ़ते थे, आपने जिक्र भी किया है इसमें। राजाराम शास्त्री लाइब्रेरियन जिनसे वो किताब लिया करते थे। जी 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 जी। तो वो जो भगत सिंह का पहलू है, लिखने पढ़ने वाला पहलू है, कि इस उम्र में भी उन्होंने हर छोटी छोटी चीज़ पे समाज की जो व्यवस्थाएं थी, और जो क्रांति का जो दौर था, जो एक संघर्ष था, उस बारे में वैचारिक रूप से वो कितने समृद्ध और मजबूती से अपनी बात रखते थे, ये आपने इसमें लाने की कोशिश की है। एक्चुअल क्या है ना, आप देखिए उस दौर में पूरे विश्व में कॉलोनियल कंट्रीज थी मोस्टली, और फ्रांस की क्रांति के बाद में दुनिया में हर जगह अपने को मुक्त करने का चला, और उसी बीच में रूस जारशाही से मुक्त हुआ और लेनिन आया। तो वो लोग अपनी क्रांति में सफल कैसे हुए, उनके क्या विचार थे, उन्होंने एक अकेले विचार नहीं, उनका उद्देश्य भगत सिंह का आप स्पष्ट देखेंगे कि देश आज़ाद हो, और आज़ाद होने के बाद में देश की शासन की क्या प्रक्रिया हो। जैसे बहुत सारे लोग चाहते कि भगत सिंह चाहते थे कि देश में फेडरल सिस्टम हो, वो रिपब्लिकन सिस्टम के समर्थक नहीं थे। आखिर क्यों? क्योंकि उन्होंने जिन देशों को पढ़ा, उनको लगा कि कई बार छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए देश जो है उनमें अलगाववाद तेजी से, और रूस ने झेला भी। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि इसमें जैसे मैं बताऊंगा कि भगत सिंह में एक किशोर कैसापन था, जिससे हम बोलते ना, आप अचानक किसी से बोलो भगत सिंह तो उसको लगेगा कि ये कुछ बल डाले हुए तनाव में युवक है, लेकिन वैसे नहीं थे। राजाराम शास्त्री जो उनके लाइब्रेरियन थे, वो उनसे उम्र में थोड़े से बड़े थे। अब भगत सिंह वगैरह के पास पैसा नहीं हुआ करता था। ये लोगों ने देख लिया था कि राजाराम शास्त्री एक होटल में दिन में खाना खाने जाते हैं, ये ताक के रखते थे, रोज चले जाते थे, और उनकी खाली में दबा के खाते थे। राजाराम शास्त्री को नहीं मिलता था, बस शास्त्री जी पैसा दे के वापिस आते थे। एक दिन राजाराम शास्त्री ने सोचा इनको मजा चखा जाए, तो इन्होंने खाना वाना खाया सबने साथ में। राजाराम शास्त्री ने बोला अभी मैं आ रहा हूँ, पतली गली से निकल लिया। अब होटल वाला बोले पैसे दो, इनके पास पैसे नहीं। वहाँ झगड़ा हो रहा है, सिर फोड़ने की नौबत आ रही है, बर्तन मांजने की नौबत आ रही है। अंत में राजाराम शास्त्री आते, बोले पैसे। तो ये जो पहलू है, एक युवा, मतलब एक सामान्य युवा है, एक रोमांटिसिज्म की भी बात आती है कई बार कि उसमें भगत सिंह का जो पूरा दर्शन था, उसमें कहीं ना कहीं एक रोमांटिसिज्म था। हाँ, तो उसको आपने इसमें सामने लाने की कोशिश की। जैसे इसमें आपने एक जगह लिखा, मृत्यु में जीवन तलाशते भगत सिंह। क्या कुछ ऐसे मनुष्य हैं जो मृत्यु में जीवन को खोजते हैं? इस संसार में जहाँ हम हर क्षण अपनी जीवन अवधि को बढ़ाने तथा अपनी धनराशि, शक्ति और प्रेम को संचित करने में लगे रहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसे कुछ क्षण हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे तमाम क्षणों को वो आप देखिए ना, वो व्यक्ति ने वर्ण किया मृत्यु का, वो अपने पिताजी से नाराज हो गए
कि मेरे लिए कोई भी माफीनामा नहीं लिखेगा। लोग जो बहुत सारे गांधी जी पे बाद में चर्चा करते हैं जी। आप गांधी जी को पढ़िए भगत सिंह के बारे में। इसमें उनकी शहादत के बाद में गांधी ने क्या कहा, नेहरू ने क्या कहा, पेरियार ने क्या कहा, जिन्ना ने क्या किया, उन सबको मैंने इसमें कंपाइल हाँ, किया ये है। मैंने देखा, आपने ठीक है। जिन्ना का भी जिक्र किया है तो इसमें। अंबेडकर ने अपने अखबार जो उनका जनता था उसमें विशेष संपादकीय लिखा। तो भगत सिंह ने अपनी बात, क्योंकि देखिए लोगों को ये मालूम नहीं है कि अदालत ने बोल दिया था कि एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया था और एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया था कि भले ही ये लोग गैर मौजूद रहो, इनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलेगा। भगत सिंह ने उस मुकदमे को इसलिए चलाया था कि ये देश आज़ादी क्यों चाहता है, क्रांतिकारी क्यों तैयार होते हैं, हमारे परतंत्र देश की हमारी क्या समस्या है, वो मैं कोर्ट में अपने बयान में कह सकूं। और मैं आपको बताऊं, यही बात पंडित नेहरू ने अपने हर मुकदमे में की थी। इसका भी जिक्र है इसमें, ठीक है ना। हाँ, मैंने देखा। तो भगत सिंह को जब लगा कि ये मेरी बात को रोकने वाले हैं, तो उन्होंने बोला फिर तो मृत्यु को वर्ण करने का जो एक तरीका है उसमें मुझे अपनी बात पूरी कहने को मिलेगी। यानी अपनी आवाज को दुनिया में पहुंचाने के लिए उसने ये किया। और इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें कुछ अखबारों की, उस समय के न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर सब अखबारों को भी ने कटिंग्स लगाई हैं कि भगत सिंह के बम फेंकने और उसकी जो ट्रायल था उसकी खबरें उस समय दुनिया में चलती थी। और इसमें एक चैप्टर मैंने दिया है खास तौर पे इसलिए कि वो ऐसा नहीं था कि एक व्यक्ति है जो फांसी पे चढ़ा दिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसकी शहादत के बाद बाकायदा चर्चा हुई और सरकार की आलोचना हुई। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा हुई उस हिस्से को भी मैंने इस किताब में रखा कि भगत सिंह के बारे में आप जानिए कि वो जो जब तक जिंदा था उससे ज़्यादा चर्चा उसकी हो रही है उसकी शहादत के बाद में, और आज भी हो रही है। और आज भी हमें लग रहा है कि अभी अधूरा है। जैसे मैं इस किताब को पूरा कर रहा था तो मुझे लगा अभी ये अभी मुकम्मल जीवनी नहीं हो पाई है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, इतने पहलू हैं उसके, है ना, कि उसमें मुकम्मल तो खैर नहीं हो पाया होगा। लेकिन आज के दौर में भगत सिंह तो सबके हैं। भगत सिंह भाजपाइयों के भी हैं, कांग्रेसियों के भी हैं, समाजवादियों के भी हैं। हर आदमी भगत सिंह को याद करता है। जितने युवा आप देखते होंगे उसमें एक जज्बा है कि हम भगत सिंह बनेंगे या भगत सिंह के विचारों को आगे लेके चलेंगे। ये तो आज भी नज़र आता है। लेकिन क्या उन तक जो सही चीज़ भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई आज के दौर के हिसाब से होनी चाहिए, वो कहीं आज के दौर में नज़र आती है इन छात्रों में, युवाओं में, या इन पार्टियों में जो लोग ऐसा सोचते हैं? देखिए, दुर्भाग्य ये हुआ कि राजनीतिक दलों के लिए भगत सिंह एक सिख बन गया। प्रोफेसर बिपिन चंद्रा अक्सर कहा करते थे कि भगत सिंह क्रांतिकारी का, अंडरकोट, भगत सिंह क्रांतिकारी का एकमात्र चित्र है वो है हैट वाला। यदि आप जैसे उसको पगड़ी वाला भगत सिंह बनाते हो तो उस भगत सिंह पगड़ी वाले को पंजाब में आतंक के दिनों में खाड़कू इस्तेमाल करते थे जी। और केजरीवाल सरकार को भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया था ये कि जो बसों के पीछे आप उसको पगड़ी वाला भगत सिंह बना रहे हैं उसकी जगह उसको हैट वाला भगत सिंह बनाएं, क्योंकि वो क्रांतिकारी भगत सिंह है। देखिए, पगड़ी वाला भगत सिंह जो है उसकी एक ही फोटो है, वो है नेशनल कॉलेज में जब वो एक ग्रुप में है, जब वो अपने परिवार के बच्चे के रूप में स्कूल जा रहे थे। और जैसे ही वो क्रांतिकारी आंदोलन में 18 साल की उम्र से जब कानपुर शिफ्ट हुए उसके बाद, चूंकि उनका परिवार बड़ा विलक्षण था, उनके परिवार में उनके पिताजी क्रांतिकारी थे, उनके एक चाचा को देश निकाला हुआ था, सरदार अजीत सिंह को भी देश निकाला हुआ था। सरदार अजीत सिंह तो ऐसे जीवट के आदमी थे, उन्होंने बोला जब तक देश आज़ाद नहीं होगा देखना मेरी मौत नहीं होगी। और ऐसे ही हुआ, 15 अगस्त को जैसे ही देश आज़ाद हुआ उसके बाद ही सरदार अजीत सिंह के प्राण निकल गए। तो उनके घर में क्या था कि थोड़ा धार्मिक माहौल था, वो लोग आर्य समाज से थोड़े से प्रेरित थे, सिखिज्म इतना प्रेरित नहीं था। आपको एक चीज और बताऊं, किस प्रकार के कोइंसिडेंट हैं कि जिस जैतो आंदोलन के लिए जवाहरलाल नेहरू को हथकड़ी लगा के घुमाया गया था, उसके जब जत्थे निकल रहे थे
पंजाब से जैतो जाने के लिए, उन जत्थों को भगत सिंह पानी पिलाया करते थे। उनके घर वालों की सीख थी कि हमको ऐसा करना है। तो आज़ादी की लड़ाई के आंदोलनों को मेरा इस किताब का एक उद्देश्य और है, हम अलग अलग धाराओं में तो देखें, लेकिन ये ना कहें कि इसकी अधिक भूमिका है, इसकी कम भूमिका है, इसके कारण आज़ादी मिली, इसके कारण आज़ादी नहीं मिली। आज़ादी का जो एक प्लेटफॉर्म है वो 1905 से ओरिजिनली आप मान के चलो 1947 तक के इतने बड़े रंगमंच पे फैला है। हर जगह एक किरदार ने आया, अपनी भूमिका अदा की और वो चला गया कुछ प्रेरणा देके, और फिर वो प्रेरणा आगे चलती रही। बिल्कुल। महात्मा गांधी इस चीज को जानते थे कि क्रांतिकारी आंदोलन की उम्र बहुत लंबी नहीं है, इसीलिए उनकी असहमति सुभाष चंद्र बोस से भी हुई थी। निश्चित रूप से ये किताब कई मायनों में बहुत अहम है आज के दौर में। पेंगुइन ने इसे छापा है और प्रोफेसर चमनलाल या बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगत सिंह पे पूरा जीवन बिता दिया, इतना काम किया उन्होंने, बहुत सारी किताबें लिखी, आज के दौर में भी बेहद सक्रिय हैं। आपकी इस किताब में प्रोफेसर चमनलाल या बाकी जो दूसरे ऐसे लोग हैं आज के दौर में, वैसे तो बहुत गिने चुने लोग ही हैं आज के दौर में जो भगत सिंह को लेकर के इतने गंभीरता से काम कर रहे हैं, आपने किन किन लोगों की मदद ली इस किताब को लिखने में? मैंने किसी की मदद नहीं ली। देखिए बहुत स्पष्ट है, मैं हिस्टोरियन नहीं हूं। एक चीज, मैं जर्नलिस्ट हूं। दूसरा, मैं किताब एकेडमिक नहीं लिखना चाहता था। नहीं, इसकी भाषा बताती है कि बहुत ही सरल मैं भाषा किताब चाहता था आम आदमी के लिए। ये भगत सिंह जो प्रोफेसर चमनलाल ने जो भगत सिंह आर्काइव बनाया है, मैंने उससे कुछ मदद लिया है, कुछ सामग्री भी ली। लेकिन प्रोफेसर हरीश पुरी से मैंने बातचीत की, प्रोफेसर प्रमोद श्रीवास्तव से बातचीत की, एक दिशा के लिए जी। क्योंकि मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ और मैं हिस्टोरियन होने का दावा भी नहीं करता हूँ। ये दुर्भाग्य है देश का कि हम इतिहास के चरित्रों पर जब लिखने लगते हैं तो लोग अपने आप को इतिहासविद कहने लगते हैं। इतिहासविद होना एक अलग साइंस से। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरी एक दृष्टि है, मैं एक समाज को अपने नज़रिए से देखता हूँ। तो भगत सिंह को जो देखने का नज़रिया मेरा है और मैं चाहता हूँ कि समाज उसको एक बच्चे के रूप में से, उनकी माँ विद्यावती का इसमें एक साक्षात्कार है जो प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने लिया था, वो केवल वीडियो में था, तो मैंने उसको ट्रांसक्रिप्ट किया जिससे मालूम पड़े कि भगत सिंह की माँ विद्यावती जी, जो भगत सिंह की शहादत के बहुत साल बाद तक जिंदा रही, वो अपने बेटे को किस नजरिए से देखती थी। माँ के लिए वो बेटा ही था। वो बार बार कह रही कि बोटी लिया, शादी कर ले, दूध पी ले। उनकी बातचीत आप देखेंगे, वो उनका बचपन चल रहा है। फिर उनकी किशोर अवस्था में आते हैं राजाराम शास्त्री और छबीलदास को लेकर। फिर उनके क्रांतिकारी साथियों को जब हम बातें करने तो सबसे पहले बटुकेश्वर दत्त उनको मिले, उन लोगों ने कैसे उनके साथ में समय बिताया। तो आप देखेंगे उत्तरोत्तर उनका बचपन, उनका किशोरपन, उनकी जवानी और शहादत तक, और शहादत के बाद आप जब इसको पढ़ते चले जाएंगे तो आपको रवानगी में लगेगा कि हाँ मैं उसके जीवन के साथ में चल रहा हूँ। ये बड़े लोग हैं, चूंकि हिस्टोरियन जो होता है बहुत एकेडमिक लिखते हैं, ठीक है, तो मैं वो नहीं लिखना चाह रहा था। मैं आम आदमी के लिए किताब लिखना चाह रहा था, और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसकी जो अगली श्रृंखला आ रही है वो भी एक आम आदमी की किताब होगी। मैं वही उसी पे आ रहा था कि इसकी अगली श्रृंखला पे आप काम कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन क्या वो भगत सिंह पर ही है या किसी और चरित्र, ऐसा आज़ादी के दौर का कोई ऐसा चरित्र आपने निकाला है कोई? नहीं, ये मैं किताब प्लान कर रहा हूँ, वो किताब है लाहौर षड्यंत्र के सितारे या लाहौर षड्यंत्र के चर्चित चेहरे। एक्चुअली लाहौर षड्यंत्र में 3 लोगों को तो फांसी की सजा हो गई थी, सुखदेव राजगुरु और शहीद भगत सिंह। इन सब के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन शिव वर्मा सर के लोग थे जिनको काला पानी की सजा हुई, 7 लोग थे जिनको 10 साल की सजा हुई, 2 लोग ऐसे थे जिनको 2-2 साल की सजा हुई, और 4 ऐसे लोग थे जो वो गद्दार थे जिन्होंने क्रांतिकारी दल में रहकर गद्दारी की, और उसमें से एक को, फणीन्द्रनाथ को, एक योगेंद्र शुक्ला जी थे, उन्होंने सरेआम गोली मार दी थी और फांसी पर चढ़ गए थे। और बाकी 3 लोगों को अंग्रेजों ने किस प्रकार से, एक जो रहा उसको विदेश पढ़ने भेज दिया, वाशिंगटन पोस्ट का कॉरेस्पॉन्डेंट रहा, फिर अमेरिका में उसकी मौत हो गई। आखिर वो कौन लोग हैं?
वो भी तो लाहौर षड्यंत्र से जुड़े, और फिर लाहौर षड्यंत्र में जुड़े हुए एकमात्र जज साहब जिन्होंने इस ट्रिब्यूनल के एक तरफा फैसले के खिलाफ इस्तीफा दे दिया था, वो हमारे सहारनपुर का परिवार है, उनकी तीसरी पीढ़ी अभी रह रही है। जाहिर सी बात है। तो देखिए, आखिर ये सब लोगों के बारे में लोगों को भी जानना चाहिए बिल्कुल, बिल्कुल कि लाहौर षड्यंत्र में ये सब भी चर्चित चेहरे थे। कई लोग, शिव वर्मा को तो आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों ने उनका मजमा लूट लिया, स्पष्ट बताऊं, उनकी आंखें खराब हुई थी काला पानी में। बल्कि दुर्गा भाभी तो अभी हाल तक अभी थी ही। हाँ। शिव वर्मा दुर्गा भाभी के वहीं रहते थे जी। तो शिव वर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भगत सिंह की जो राइटिंग्स इधर उधर है ना, उसको कंपाइल किया था, और उसकी भूमिका ईएमएस नंबूदरीपाद ने लिखी थी और प्रीफेस हरकिशन सिंह सुरजीत ने लिखा था। वो किताब ही मेरे पास है। बाद में लोगों ने, प्रोफेसर जगमोहन सिंह ने, उनके भांजे जो हैं, उन्होंने उससे बहुत सारा काम किया, बहुत सारी सामग्री निकाली, लेकिन पहला कलेक्शन शिवदान ने निकाला था, है ना। जयदेव कपूर का जो परिवार है, इसमें मैंने जिक्र किया, वो आज भी उनके जूते और उनकी घड़ी को सहेज के रखे हुए उनके लिए। आपने तो भगत सिंह का एक पत्र भी है इसमें, जयदेव को जो उनको दिया, उन्होंने लिखा। मैं इवन इसमें आपको एक चीज बताऊं, इस किताब की एक और विशेषता है जो भारत में शायद किसी किताब में नहीं है। लाहौर षड्यंत्र जो है सैंडर्स के बगैर अधूरा है, ठीक है। मैंने इसके अंदर सैंडर्स को लगी हुई गोलियां, सैंडर्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सैंडर्स को जहां पर दफन किया गया उसकी कब्र, और जिस अनारकली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, उन सबके फोटोग्राफ भी मैं लाहौर से लेके आया था, तो इसमें इस्तेमाल किए। हाँ, मैंने देखा इसमें बहुत सारे ऐसी दुर्लभ चीज़ें हैं जो कि पाठकों को निश्चित रूप से बहुत प्रभावित भी करेंगी और बहुत चीज़ें जानने के लिए मजबूर करेंगी। आज के दौर में उनको जानना समझना निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी भी है। और अब जो राजनीतिक स्थितियां आज के दौर में चल रही हैं, दक्षिणपंथी लोग भी भगत सिंह के विचारों को लेकर के, विचारों को क्या कहें, फोटो को लेकर के जो राजनीति कर रहे हैं, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी अपने तमाम दफ्तरों में ऑफिस में लगा रही है भगत सिंह की फोटो, पगड़ी वाला है। हाँ, तो लोग जो फोटो पर खेलते हैं पूरी राजनीति, उसके लिए इस किताब को उनके लिए भी, और जो नया यूथ है उसके लिए भी, जो नई पीढ़ी है जिसको आज जेन-ज़ी कहा जाता है, और तो आगे की बहुत सारी पीढ़ियां हैं, तो उनके लिए ये किताब निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगी, ऐसा मुझे लगता है इसको पढ़ने और देखने के बाद। इसके बारे में एक चीज़ और, मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा कि इस किताब में जितने भी आपने रेफरेंसेस इस्तेमाल किए, जैसे आपने बहुत सारे रेफरेंसेस इस्तेमाल किए हैं, जी, ये सारे रेफरेंसेस द टाइम्स, प्रावदा, आयरिश टाइम्स, सरदार भगत सिंह म्यूज़ियम, भगत सिंह आर्काइव, इनका जो ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, कुछ जगह आपको जाना भी पड़ा होगा कुछ चीज़ें लाने के लिए, हैं? तो इस पूरे काम को करने में आपको वक्त कितना लगा? 2 साल। लेकिन जैसे फुटकर देखो ना, जो लाहौर से फोटो लाया था वो कई साल पहले ला के रखे हुए थे, ठीक है ना। तो कुछ एक्चुअल क्या होता है कि मेरा तरीका ये होता है कि मैं जब कुछ दिमाग में आता है ना, तो एक कागज की पर्ची में लिख के चिपका देता हूँ। फिर यदि कुछ और उससे बड़ी बात आई दिमाग में, तो उस पर नोट लिख के फेसबुक पे डाल देता हूँ। वो चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। तो उसका एक फ़ायदा होता है कि जब हम उसको समग्र रूप से जोड़ते हैं। अब जैसे इस किताब को मुझको आधा करना पड़ा था, इसमें मैं एक हिस्सा चाह रहा था जो मैंने कर लिया था, बाद में हटाया। वो हिस्सा था कि इतिहासकारों की नज़र में भगत सिंह, उसमें मैंने आर.सी. शर्मा मजूमदार से लेके विदेशी जो थे जिन्होंने पहले, हाँ, एक चैप्टर इसमें और हो सकता है अगले संस्करण में, क्योंकि ये चैप्टर भी इसकी कीमत में कम रखना चाह रहा था। एक्चुअल आज भी ये किताब यदि कोई अमेजन वगैरह पे लेता है तो बामुश्किल 220 और 230 रुपये में है ये। हाँ, बताइए। ये 350 रुपये इसमें प्रिंटेड है। लेकिन अभी इसको हमने इस महीने, मार्च के महीने तक इसको हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई कुछ हमारा चाहे पैसा कम कर दो, लेकिन ये है कि 33% छूट पे पाठकों को मिले, जिससे कि लोग 220-230 रुपये में इस किताब को रखें और उसको पढ़ें।
हाँ, निश्चित रूप से दस्तावेज़ है और हर घर में ये होनी भी चाहिए इस तरह की किताबें। ख़ास तौर से भगत सिंह पर तो बहुत लोग पढ़ना जानना चाहते हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको पंकज जी इस किताब के लिए। और मैं चाहता हूँ कि ये किताब जो आप देख रहे हैं ये आम लोगों तक पहुँचे। और पंकज जी ने जिस मेहनत के साथ इसे लिखा है और जिस मिशन के साथ लिखा है वो कम से कम भगत सिंह के विचारों के साथ आम लोगों के बीच पहुँचे। तो इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। पंकज जी, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू अतुल जी। चलिए।